इंटरेक्टिवनेस इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जो इंटरेक्टिवनेस है, यानी कि जो बच्चे हैं वो आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं, कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। पहला है यहाँ पर प्री एंड पोस्ट टेस्ट, यानी कि टीचर को चाहिए कि टेस्ट वगैरह लेने से पहले या फिर बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके साथ कुछ आइडियाज़ वगैरह को शेयर करें। जैसे कि टीचर ये कह सकता है बच्चों को कि आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक जो ऐसे है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर टीचर बच्चों को कहता है कि मैं आपको जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसके रिलेटेड कोई 3 से 5 जो की आइडियाज़ हैं उसके बारे में लिखें। जब बच्चे उनकी आइडियाज़ के बारे में लिख लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आज हम लोग वाकई इस सेशन के अंदर फ़लाँ चीज़ को कवर करेंगे। और वो वाला जब सेशन कवर हो जाता है, कवर होने के बाद फिर टीचर बच्चों को उनके जो सही जवाब है उनको डिस्कस करता है और इस तरह बच्चों को उस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक रूल है वो है अटेंशन स्पैन ब्रेक्स। अटेंशन स्पैन ब्रेक्स का क्या मतलब है कि जब भी टीचर बच्चों को पढ़ाए, चाहे उसने 10 मिनट पढ़ाया है या फिर 20 मिनट पढ़ाया है, उसके बाद टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को ब्रेक दे। ब्रेक वो 2 मिनट की भी दे सकता है, उनको 5 मिनट की भी दे सकता है। उस ब्रेक देने का क्या फ़ायदा होता है? टीचर बच्चों को ये कहता है कि मैंने आपको जो 20 मिनट पढ़ाया है, आप लोग 2 मिनट के अंदर उसकी मुझे एक समरी लिखकर बताएं। और इस तरह क्लास के अंदर किसी भी एक बच्चे को उठाकर पूछ लेता है कि आप मुझे, मैंने जो भी पढ़ाया आप लोग इसकी मुझे समरी बताएं या फिर इसका मुझे कोई की पॉइंट जो है वो बता दें। नेक्स्ट है 3 सेशन टेक्निक। 3 सेशन टेक्निक का क्या मतलब है? अक्सर हमने देखा कि जब क्लास के अंदर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो बच्चे जो है नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं। यहाँ पर टीचर कहता है कि एक बच्चा यहाँ पर बैठा है और दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, उन्होंने अपने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं। टीचर उनको कुछ देर के बाद कहता है कि आप जो दोनों बच्चे बैठे हुए हो, आप लोग दोनों अपने नोट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो। इस तरह बच्चे अपने नोट्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या किसी ने कुछ मिस तो नहीं किया और किसके नोट्स जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बने हुए हैं। इस तरह जब टीचर दूसरी बार लेक्चर लेता है फिर भी बच्चों को यही कहता है कि आप लोग अपने जो नोट्स हैं वो बनाएं और उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। इस तरह 3 सेशन के अंदर टीचर जो अपने लेक्चर को कवर कर सकता है और बच्चों को ये कह सकता है कि आप लोग जो अपने नोट्स बनाए हैं, अपने जितने भी की पॉइंट्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। चेकिंग लर्नर अंडरस्टैंडिंग। जब भी टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर के पढ़ाने के बाद ये उसका मकसद होता है कि मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या मैंने बच्चों को जो पढ़ाया कि क्या उनको वाकई उसकी समझ आ गई या नहीं। इसके लिए टीचर ड्यूरिंग लेक्चर या फिर लेक्चर के बाद बच्चों से सवालात वगैरह पूछता है, ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई उनको समझ आ चुकी है या फिर नहीं। नेक्स्ट टेक्निक है यहाँ पर थिंक पेयर एंड शेयर। थिंक पेयर एंड शेयर का क्या मतलब है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद टीचर बच्चों से एक एमसीक्यूज़ की फॉर्म के अंदर एक सवाल पूछता है। तो एमसीक्यूज़ के अंदर हम लोगों ने देखा जैसे कि 4 ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 एंड 4। टीचर बच्चों को 4 ऑप्शन देता है और कहता है कि आप लोग मुझे बताएं इसका क्या करेक्ट आंसर है। मिसाल के तौर पर 6 ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बाद तकरीबन 8 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर टीचर क्या करता है, ये जो 8 लोग हैं और यहाँ पर 6 लोग हैं, 6 लोगों को सेपरेट कर लेता है और जो बाकी 8 थे उनको सेपरेट कर लेता है क्लास के अंदर। ये जो 6 लोग जिन्होंने कहा था कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, टीचर इनसे पूछता है कि आप लोग मुझे इसकी रीज़न बताएं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट क्यों है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के करेक्ट होने की क्या रीज़न है। इस तरह वो 8 बच्चे जिन्होंने ये बताया था कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, टीचर उनसे पूछता है कि आप मुझे रीज़न दें कि ऑप्शन नंबर 3 क्यों करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर पहले वो थिंक करता है, पहले बच्चों को वो एमसीक्यूज़ के बारे में सोचता है, वो पूछता है, पूछने के बाद बच्चे जब उसका आंसर वगैरह करते हैं तो टीचर उनकी पेयरिंग कर देता है कि 6 वाले जो बच्चे होते हैं उनका अलग से पेयर बना लेता है और जो 8 वाले होते हैं उनका अलग से बना लेता है। और फिर उनसे पूछता है कि आप लोग शेयर करें अपने आइडियाज़ को कि आपका जो सवाल था वो दुरुस्त क्यों है, कि आपने सिर्फ ऑप्शन 3 ही क्यों चूज़ किया, इसकी क्या रीज़न है। मेकिंग मटेरियल रेलेवेंट, यानी कि टीचर बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाए उसका तलक जो उनका डेली एक्सपीरियंस है उसके साथ जोड़ने की कोशिश करे। जैसे कि टीचर अगर बच्चों को डाइजेशन का टॉपिक पढ़ा रहा है तो टीचर बच्चों से ये सवालात वगैरह करेगा कि क्या आपको पता है कि जो भी आप लोग फूड खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होती है और किस ऑर्गन के अंदर होती है, इसके लिए कौन कौन से एंजाइम वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह टीचर जो बच्चों का मटेरियल है उसको उसके साथ रेलिवेंट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा टीचर ये उनको बता सकता है कि अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट लेते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होती है, उसको कितना टाइम लगता है, प्रोटीन वाले को कितना टाइम लगता है और लिपिड वाले को कितना टाइम लगता है। फिर ये कि इनकी ब्रेक डाउन से कितने जो है किलो कैलोरीज जो है एनर्जी वगैरह रिलीज़ होती है। स्टेप नंबर 7 है यहाँ पर चेंजिंग पीपल माइंड्स, यानी कि जब हमें नॉलेज वगैरह मिलता है तो इससे हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हमारा जो माइंड है वो भी एक लिहाज से चेंज होता है। क्योंकि बाज़ों का ये हो सकता है कि हमारा जो जहन है उसके अंदर कोई गलत कॉन्सेप्ट हो, लेकिन जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त हो जाता है। तो नॉलेज का यही फ़ायदा है कि ये लोगों का जो माइंड है उसको चेंज करता है।
डिस्कशन क्वेश्चन बाज़ औक़ात ये होता है कि ड्यूरिंग सेशन जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह की एक लिस्ट बना ली जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर तकरीबन कितने 10 सवालात हैं। तो 10 सवालात जो है केयरफुली प्रिपेयर कर लिए गए हैं और फिर ग्रुप के अंदर कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो इनके जो जवाब हैं वो सही से बताएँ, ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो भी उनका एग्ज़ाम वगैरह हो उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ कि स्टूडेंट को चाहिए कि किसी किस्म की कोई जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उसको वो ऑर्गेनाइज़ करें, उसको अरेंज करने की कोशिश करें। जैसे कि बच्चों ने थ्योरीज़ वगैरह पढ़ी हैं तो उन्हें चाहिए कि वो एक एक्टिविटी रखें जिसके अंदर वो अपने नोट्स वगैरह बनाएं और जो थ्योरीज़ होती हैं उनके बारे में लिखें और उनके बारे में कोई ना कोई की पॉइंट्स जो है उसके अंदर डिस्कस करें। इससे बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि वो थ्योरीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं और उनको पता चल जाता है कि कौन सी थ्योरी किस चीज़ के बारे में है और कौन सी थ्योरी क्या कह रही है और इसका क्या कंक्लूजन है। समराइजिंग एंड एवेलुएटिंग यानी कि जब भी सेशन वगैरह ख़त्म हो या ग्रुप की एक्टिविटीज़ वगैरह ख़त्म हो जाएं तो इसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको ये कहा जाए कि वो अपने ग्रुप की एक्टिविटीज़ को समराइज़ करें और उनकी एवेलुएशन करें कि जो ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं वो आपके लिए किस हद तक इफेक्टिव रही हैं। जैसे कि बच्चों ने थ्योरी के बारे में ग्रुप एक्टिविटीज़ की थी तो क्या उन्हें थ्योरी के बारे में हर एक जो की कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है या नहीं, और इन्हें किस हद तक ग्रुप एक्टिविटीज़ से फ़ायदा हुआ है। हिंट्स फॉर बेटर लर्निंग ग्रुप यानी कि अगर आप लोग ग्रुप के अंदर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ हिंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं। बिफोर द ग्रुप बिगिंस, जैसे कि जब भी ग्रुप शुरू होता है तो उसको शुरू होने से पहले कुछ बातें होती हैं उनको ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि जब भी कोई ग्रुप बनता है तो उसके ग्रुप होने से पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम सब लोगों ने मिलजुल कर काम करना है, और अगर वो ग्रुप के किसी मेंबर को नहीं जानते तो उनको पहले से ही जान लें, ताकि दूसरों के बिहेवियर के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में हमें पता चल सके और इस तरह हमें पता चलेगा कि हम लोग फ़लाँ जो है बंदा है उससे मदद ले सकते हैं। एज़ द ग्रुप बिगिंस यानी कि जब ग्रुप बन गया है तो ग्रुप के अंदर जितनी भी एक्टिविटी स्टार्ट वगैरह हो जाती हैं तो हर एक पार्टिसिपेंट को चाहिए कि उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और वो ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। ये ना काम करे कि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उसको सारा काम कर दे दिया जाए कि आप लोग काम करें और बाकी जो है वहाँ पर फारिग ही बैठे रहें। तो सबको जो है इक्वल पार्टिसिपेट करना चाहिए। वाइल द ग्रुप इज़ इन एग्जिस्टेंस यानी कि जब आपका ग्रुप काम कर रहा होता है, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो तभी कुछ बातें जो है स्टूडेंट को उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ग्रुप का जो फ़लाँ मेंबर है मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, या फिर वो मुझे बंदा पसंद नहीं है तो मैं इसलिए उसका काम नहीं कर सकता है। बल्कि ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर एक मेंबर को कोई प्रॉब्लम है तो उसे चाहिए कि वो दूसरे के साथ डिस्कस करे और दूसरे का भी ये हक बनता है कि वो उसकी मदद करे। रैपिंग अप द ग्रुप, इसके बाद एंड वाला ये स्टेप है रैपिंग अप द ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वैल्यूएशन करनी चाहिए और उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको समराइज़ करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ग्रुप को जो टास्क दिया गया था कि क्या उन्होंने वो वाला टास्क कंप्लीट कर लिया है या नहीं, और जो गिवन ड्यूरेशन था उसी के अंदर ही किया है या फिर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि मिलजुल कर काम करने के क्या फ़ायदे हैं। इससे ये फ़ायदे होते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है वो इंडिविजुअली अगर पढ़ना चाहे तो, लेकिन ये कि कभी कभार उसका दिल करेगा कि मेरा पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा और मैं कैसे पढ़ूँ, उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता होगा। लेकिन जब वो एक ग्रुप के अंदर होगा तो उसको ये पता चल जाता है कि अब मेरी ये ज़िम्मेदारी है, अगर मेरा दिल करे भी या ना भी करे तो मुझे ये वाला काम हर सूरत करना पड़ेगा। तो इससे जो स्टूडेंट है उसकी जो अटेंशन है वो भी मेनटेन रहती है और वो भी उसकी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा स्टूडेंट जब ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वो सवालात वगैरह जो है सोचते हैं वहाँ पर, इनके उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये डेवलप होती है और वह काफ़ी ज़्यादा स्किल्स वहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप के अंदर काम करने से जो बच्चे हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा उनके अंदर ये हिम्मत आती है कि वो अच्छे से बोल सकें, अच्छे से वहाँ पर काम वगैरह कर सकें और फिर उन्हें मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उनके बारे में भी पता चलता है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे पढ़ूँ या फिर कैसे पढ़ा जाता है तो दूसरे मेंबर के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है और इस तरह दूसरे लोग उसको बता सकते हैं कि आप इस तरह नोट्स बनाकर पढ़ें और आप लोग वीडियो वगैरह देखें यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो इससे भी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।